हाय गाइस। आज इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं एजेंसी के बारे में, अभिकरण के बारे में। तो एजेंसी से संबंधित प्रावधान इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 10 में दिया गया है, अर्थात अध्याय 10 में दिया गया है एजेंसी से संबंधित प्रावधान को, अभिकरण से संबंधित प्रावधान को, जो सेक्शन 182 से लेके 238 तक दिया गया है, यानी कि 182 से लेके 238 तक एजेंसी के बारे में प्रावधान अध्याय 10 में चैप्टर 10 में किया गया है। तो आइए स्टडी करते हैं एजेंसी से संबंधित प्रावधानों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 182 जो एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। An agent is a person employed to do any act for another. Means an agent is a person who is employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. The person for whom such act is done or the person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. It means that an agent is a person who is employed to do any act for another person or to represent another in dealing with third person, and the person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. अर्थात अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एम्प्लॉयड है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है, और जो ऐसा करता है वह अभिकर्ता कहलाता है, वह एजेंट कहलाता है। अब हम लोग सेक्शन 183 देखते हैं जो बात करता है हु मे एम्प्लॉय एजेंट। एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट and who is of sound mind may employ an agent। अर्थात अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा, यानी कि कौन व्यक्ति अथराइज्ड है एजेंट की नियुक्ति करने के लिए। वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है, प्राप्तवय है, मेजर है, स्वस्थ चित्त है, तो वह अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 184 हम लोग देखते हैं तो बात करता है कि हु मे बी एन एजेंट, यानी कि अभिकर्ता कौन हो सकता है। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजॉरिटी and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provision in that behalf and after content। अर्थात सेक्शन 184 बात करता है कि अभिकर्ता कौन हो सकेगा, एजेंट कौन हो सकेगा। तो जहाँ तक कि मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकेगा, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्तव्य और स्वस्थचित्त न हो, अभिकर्ता ऐसे न हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमित्त तस्मीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। सेक्शन 185 बात करता है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एजेंसी, यानी कि प्रतिफल आवश्यक नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी,
सेक्शन 185 बात करता है कि अभिकरण के सर्जन के लिए, एजेंसी के क्रिएशन के लिए किसी भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 186 बात करता है कि एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड। अभिकर्ता का प्राधिकार जो उसकी अथॉरिटी है वह या तो अभिव्यक्त हो सकेगी या तो विवक्षित हो सकेगी। ये सेक्शन 186 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हम लोग सेक्शन 187 देखते हैं जो बात करता है डिफिनीशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। An authority is said to be expressed when it is given by words or words spoken or written. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. And things spoken or written or the ordinary course of dealing may be account circumstances of the case. अर्थात सेक्शन 187 बात करता है कि अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं। तो प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जबकि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाए। प्राधिकार विवक्षित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहारों के मामूली अनुक्रम की मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सके। सेक्शन 187 को हम लोग फिर देख लेते हैं कि डिफिनीशंस ऑफ एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एम्प्लॉयड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग may be accounted circumstances of the case. सेक्शन 188 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की। तो सेक्शन 188 हम लोग देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की, यानी कि अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. अर्थात किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक है। पैरा 2 बात करता है कि एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. अर्थात किसी कारोबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के लिए प्रयोग के लिए आवश्यक हैं या उसके अनुक्रम में प्रायः वह की जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को करने का एजेंट को प्राधिकार रहता है, एजेंट को अथॉरिटी रहती है। अब हम लोग सेक्शन 189 देखते हैं जो बात करता है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। एन एजेंट हैज अथॉरिटी in an emergency to do all such acts for the purposes of the protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. अर्थात आपात में या इमरजेंसी के समय अभिकर्ता का जो प्राधिकार होता है, अभिकर्ता को आपात में या इमरजेंसी में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करें जैसे मामूली प्रज्ञा वाला ऑर्डिनरी प्रोविडेंस वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में सेम सिचुएशन में करता हो। इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है कि एन एजेंट फॉर सेल मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट बी नेसेसरी। पहला इलस्ट्रेशन है कि विक्रय अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यक है।
A consigned provisions to B at Calcutta with direction to send them immediately to C at Cuttack. B may sell the provision at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. अर्थात दूसरे इलस्ट्रेशन में जो बात की गई है कि क ख को एक व्यक्ति है जो कलकत्ते में है, क इस निर्देश के साथ रसद भेजता है कि वह उसे तुरंत ही ग के पास कटक भेज दे। यदि वह रसद जो है कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकती है तो वह ख रसद कलकत्ते में बेच सकेगा। यानी कि ऐसा सीन है कि वह वहाँ जा ही नहीं सकता है, तो वह उस सामान को वहीं पे, उस कंसाइन को वहीं पे जो है बेच सकता है। तो ये जो है सेक्शन 189 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 190 पे देखते हैं कि 190 क्या बात करता है। सेक्शन 190 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का। सो सेक्शन 190 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट बात करता है कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, अर्थात अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। तो एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless the ordinary custom of the trade or sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent must be employed. अर्थात कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए जिनका स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से लिया हो, किसी अन्य व्यक्ति का विधि पूर्वक नियोजन तब के सिवाय नहीं करेगा जबकि जो सब एजेंट है उसका नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ी के अनुसार किया जा सकता हो या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार करना आवश्यक हो। सेक्शन 191 हम लोग देखते हैं जो बात करता है सब एजेंट की, यानी कि सब एजेंट क्या होता है इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में। तो और सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। अर्थात सब एजेंट वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। ये सब एजेंट सेक्शन 191 में परिभाषित किया गया है। इसको हम लोगों को प्री के लिए तैयार रखना है कि सब एजेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के। तो सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में सब एजेंट को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग सेक्शन 192 देखते हैं जो बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, यानी कि उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल is so far as regards third persons represented by the sub agent and is bound by and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal। जहाँ की सब एजेंट उचित तौर पर नियुक्त किया गया है वहाँ जहाँ तक पर व्यक्तियों का संबंध है, थर्ड पर्सन का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह सब एजेंट करता है और मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आबद्ध और उसके लिए ऐसे ही उत्तरदायी है मानो वह मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त अभिकर्ता हो। अगले पैरा में हम लोग देखते हैं जो बात करता है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। अर्थात जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, वह सब एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। अगले पैरा में हम लोग देखते हैं सब एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्या सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग।
यानी कि जो सब एजेंट है वह अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, किंतु कपट या जानबूझकर किए गए दोष की दशा को छोड़कर मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो जो सब एजेंट होता है वह एजेंट के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब हम लोग सेक्शन 201 देख लेते हैं, जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की। अ एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल revoking his authority, or by the agent renouncing the business of the agency, or by the business of the agency being completed, or by either principal or agent dying or becoming unsound mind, or by the principal being adjudicated and insolvent under the provision of any act for the time being enforced for the relief of इंसॉल्वेंट डेटर। यानी कि सेक्शन 201 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की, यानी कि अभिकरण का पर्यवसान। तो अभिकरण या एजेंसी का टर्मिनेशन मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से, यानी कि वह अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर ले रहा है, अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन से, by the agent renouncing the business of the agency, or by the business of agency being completed, अथवा जो अभिकरण बनाया गया है जिस कारोबार को करने के लिए वह पूरा हो गया हो, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने पर, उसके मृत्यु हो जाने पर, अथवा मालिक या अभिकर्ता के विकृत हो जाने पर, अथवा मालिक किसी ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। तो इन दशाओं में एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है, एजेंसी समाप्त हो जाती है। सेक्शन 202 देखते हैं हम लोग इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जहां अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का टर्मिनेशन। तो वेयर द एजेंट हैज़ हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी which forms the subject matter of the agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest। यानी कि जहाँ की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है, अभिकर्ता का कोई हित हो, वहाँ अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान, जो एजेंसी का टर्मिनेशन है, ऐसे नहीं किया जा सकता है कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब हम लोग देख लेते हैं राइट्स ऑफ एजेंट के, क्या क्या एजेंट के राइट्स हैं। देयर आर फॉलोइंग राइट्स ऑफ द एजेंट। फर्स्ट, राइट्स ऑफ द रिटेनर। सेक्शन 217 बात करता है कि एजेंट को वो वस्तु जो है वह सब्जेक्ट रिटेन करने का अधिकार होता है जब तक कि उसे रेम्यूनरेशन न मिल जाए। दूसरा, राइट टू रेम्यूनरेशन, यानी कि जो भी वह मेहनत कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, उसके लिए वह रेम्यूनरेशन प्राप्त करे। तीसरा, राइट ऑफ लियन का होता है, धारणा अधिकार का। यदि उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है तो वह तब तक उस संपत्ति को, उस विषय वस्तु को अपने कब्जे में रखे, धारण करके रखे, जब तक कि उसका पेमेंट न हो जाए। अगला राइट है राइट टू इंडेमनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है एजेंट का। यदि मालिक की सब्जेक्ट को, मालिक के विषय को जो एजेंसी के तहत उसे दी गई है, उससे जो है कुछ हानियां होती हैं एजेंट को, तो वह इंडेमनिफाइड खुद को करा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा, कि वह प्रिंसिपल से उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके जो भी उसको घाटा हुआ है। सेक्शन 222 एंड 223 बात करता है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का। अगला है राइट टू कंपनसेशन। यदि उसे कोई घाटा हुआ है तो वह कंपनसेशन प्राप्त करने का भी अधिकारी होता है, कि उसे हर्जाना मिले, उसे कंपनसेट किया जाए। किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये एजेंट के राइट्स होते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं किसी एजेंट के। देयर आर फॉलोइंग ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट। फर्स्ट इज ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एजेंट को यह ध्यान रखना है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जो प्रिंसिपल के हितों के विपरीत हो। सेक्शन 215 to 216 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी ड्यूटी होती है एजेंट की ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट। 213 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि सारे एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि एजेंसी के फर्दरेंस में जो भी वह कार्य कर रहे हैं उसका वह लेखा जोखा रखें, अकाउंट तैयार करें। अगली ड्यूटी उनकी होती है एजेंट की ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्केल। जो भी चीज़ें एजेंसी में उन्हें दी गई हैं, सौंपी गई हैं, जो भी कार्य करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, उन्हें उचित सतर्कता और सावधानी, उचित कौशल के साथ करना है। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्केल सेक्शन 214 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। अगली ड्यूटी एजेंट की होती है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज ड्यूटीज। सेक्शन 192 195, यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा उस एजेंट को जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं तो एजेंट का यह कर्तव्य होता है, एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि इसे डेलीगेट न करे किसी अन्य व्यक्ति को, बल्कि वह कार्य खुद ही करे। वह अगली ड्यूटी एजेंट की होती है ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। सेक्शन 211 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि मालिक के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा जो भी उसे ड्यूटी दी गई है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो एजेंट उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, उनका पालन करे। अगली ड्यूटी होती है एजेंट की ड्यूटी टू रेमिट सम्स। सेक्शन 218, यानी कि जो भी उसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वह जो उसके खुद के खर्चे हैं उसे घटाकर उन सारे प्रॉफिट्स को प्रिंसिपल को, मालिक को वापस कर दे। ये ड्यूटीज़ एजेंट की होती हैं। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया एजेंसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।